अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां डाकुओं को रोकने टोकने वाला कोई नहीं। डकैत इतने दीदा दलेर हो गए हैं कि लोगों को घरों के बाहर से ही लूटने लगे। कोरंगी नंबर 2 में मोबाइल फोन ना देने पर डाकुओं ने मैट्रिक के तालिब इल्म एहसन की जान ले ली। 2 लुटेरे आए और मोबाइल फोन ना देने पर सर पर गोली मार दी, जो जानलेवा साबित हुई। एहसन 2 भाइयों में बड़ा था, जबकि उसके वालिद फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। पुलिस ने जाए वकुआ से 30 बोर के खौल तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कोरंगी नंबर 2 में ये वारदात हुई, जिसके नतीजे में एक नौजवान जान से गया। 2 लुटेरे आए और मोबाइल फोन ना देने पर सर पर गोली मार दी, जो जानलेवा साबित हुई। एहसन 2 भाइयों में बड़ा था, जबकि उसके वालिद फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। पुलिस ने जाए वकुआ से 30 बोर के खौल तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मैट्रिक के तालिब इल्म 17 साला एहसन के कत्ल में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद। जी बिल्कुल, कोरंगी 2 नंबर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग की गई और 10वीं जमात के तालिब इल्म एहसन को जो है वो फायरिंग करके जाँ बहक हुआ है। वो एहसन घर के बाहर मौजूद था, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था और इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान आए हैं, जिन्होंने उससे मोबाइल फ़ोन छीना है और उसके बाद फ़रार होते वक्त जो है उन्होंने उसको गोली मारी है और उसके बाद वो फ़रार हो गए मुल्ज़िमान। उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एहसन के बारे में बताइएगा, कौन सी जमात में वो पढ़ रहे थे और वाक़या हुआ क्या? रोज़ाना 7:30 के दरमियान लाइट जाती है, मगर आज लाइट नहीं गई। लाइट जाती है तो ये लोग घर के अंदर चले जाते, मोबाइल वगैरह अंधेरे में यूज़ नहीं करते और ऐसी वारदातें यहाँ पे होती रहती हैं। मगर आज लाइट गई नहीं तो उनको टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। बाहर बैठे हुए थे घर के दोनों बच्चे, तो वो उनसे मोबाइल छीना गया तो उसने मोबाइल दे दिया, मगर फिर भी उसको जो है वो शूट कर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो पुलिस से हमारी बात हुई है वो ये बताते हैं कि 30 बोर पिस्टल का एक खोल जाए वकुआ से मिला है, उसको उन्होंने तहवील में लिया और उनका ये कहना है कि उसकी फॉरेंसिक जो है वो कराई जाएंगी, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये मुल्ज़िमान कौन थे और इस मामले की तहकीकात की जा सके। जी अहमद, आपका शुक्रिया। और नाहक खून कभी नहीं छुपता। रावलपिंडी में अंधे कत्ल का 2.5 माह बाद सुराग मिल गया। नईम के कातिल उसके अपने ही 3 दोस्त निकले। मनशियात फरोश मुल्जिमान ने मुखबरी के शुबे पर नौजवान को अब्दी नींद सुला दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। हाथों में हथकड़ियां, चेहरों पर परेशानी ना ही नदामत, ये हैं वो कातिल जिन्होंने महज मुखबरी के शुबे में अपने दोस्त की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम परवेज, अब्दुल गफूर और असद मनशियात का धंधा करते थे। 2 बार जेल की हवा भी खा चुके। तीनों को शुबा था कि इनका दोस्त नईम पुलिस का खबरी है। 12 जनवरी को मुल्जिमान ने नईम को घर से बुलवाया। जो ही वो बताए गए मुकाम पर पहुंचा तो इस पर गोलियां बरसा दी। वारदात छुपाने के लिए लाश भी नाले में फेंक दी। नाहक खून 2.5 माह बाद बोल पड़ा। कातिल फोन डाटा से पकड़े गए। मनशियात खुशी भी करते हैं और पाउडर पीते भी हैं, और जो मकतूल था वो भी पाउडर का नशा करता था। ये आपस में एक दूसरे की मुखबरियां करते थे, इसलिए इन्होंने उसको कत्ल किया। जिगरी दोस्त के लहू से हाथ रंगने वाले मुल्जिमान धड़ल्ले से अपनी सफाकी का इतराफ भी करते हैं। सदिया शादी को थे, पैर मारे थे, मार के थे, कपड़ा पा के आ गए सर। ये हमारा दोस्त पाउडर बेचा था, इसको 2-3 दफा उसने जेल भिजवाया है। ये रंजिश थी। किसी इंसान की जान लेना संगीन जुर्म है और ऐसे मुजरिमों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। कैमरामैन एजाज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर फुलगरा में कुएं से 2 लाशें मिली हैं। 19 साला शहबाज और 16 साला सकलैन 1 माह पहले लापता हुए थे। मजीद बात करेंगे नूरुल अमीन से। नूर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, थाना बाराखो के इलाके फुलग्रां से कुएं से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं। एक की उम्र 19 साल है और शनाख्त शहबाज के नाम से हुई, जबकि दूसरा का नाम सिगलैन है और 16 साल उसकी उम्र है। मकतूलिन का जो ताल्लुक है वो राजनपुर से है और यहाँ पर बाड़े पर काम करते थे। दोनों जो नौजवान है 1 माह कबल लापता हो गए थे और मकतूलिन के करीबी जो रिश्तेदार हैं असमतुल्लाह, उसको मशकूक जानते हुए पुलिस ने तफ्तीश की, के बाद उसने बताया कि कुएं में दोनों लाशों को लटकाया गया है। इस वक्त मुल्जिम से तफ्तीश जारी है। होमिसाइड जो यूनिट है इस्लामाबाद पुलिस का, वो सारे मामले की जानकारी कर रहा है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। नूरुल अमीन, आपका शुक्रिया।
दूसरी जानिब बूथ शरीफ के सरकारी कॉलेज में तलबा ने ख्वाजा सरा को नचा दिया। प्रिंसिपल ने तालिब इल्म को कॉलेज से निकाल दिया, जबकि ख्वाजा सरा कॉलेज में आया कैसे, डायरेक्टर कॉलेजेस ने प्रिंसिपल से जवाब मांग लिया। ये कोई स्टेज शो या निजी महफिल नहीं, बूथ शरीफ के सरकारी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है। गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में ख्वाजा सरा नाचता रहा और सब महजूज होते रहे। कॉलेज प्रिंसिपल ने एक बच्चे की शरारत कहकर जान छुड़ा ली। बच्चे की शरारत की वजह से हुआ है, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया है, हमने उसका नाम हमने खारिज कर दिया कॉलेज से। डायरेक्टर कॉलेजेस ने प्रिंसिपल से जवाब मांग लिया। हमने सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर फैसला करना है और इंशाअल्लाह अजीज सजा तो जरूर मिलेगी। माहिरीन कहते हैं कि एक तालिब इल्म की मुअत्तली मसले का हल नहीं, दर्सगाहों में ऐसी हरकतों पर एंजॉय करने वाले भी पूरे जिम्मेदार हैं। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। जहानिया में पुलिस एहलकारों का ट्रक ड्राइवर पर मुबैना तशद्दुद, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने से ड्राइवर की हालत खैर हो गई। जहानिया के करीब पेट्रोलिंग पुलिस ने ट्रक रोका तो ड्राइवर जीशान और एहलकारों के दरमियान तकरार हो गई। मुश्तल पेट्रोलिंग एहलकार ने जीशान की कमर पर मुबैना तौर पर गन के बट मारे, जिससे वो बेहोश हो गया। मकामी लोगों ने एहलकारों को पकड़ लिया। इत्तला मिलने पर थाना मखदूम रशीद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहलकारों की जान छुड़वाई। जख्मी ड्राइवर को 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू 1112 ने निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और सिंध पुलिस ने दफ्तरी उमूर निपटाने के लिए ख्वाजा सराओं की भर्ती का फैसला कर लिया। अकलियती बिरादरी और माजूर कोटे के तहत भी सिंध पुलिस में नौकरियां दी जाएंगी। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने कहा है कि पुलिस में ख्वाजा सराओं की भर्ती पहली बार की जा रही है। ख्वाजा सराओं को मुख्तलिफ दफातर में दफ्तरी उमूर निपटाने के लिए रखा जाएगा। अकलियती बिरादरी माजूर कोटे के तहत भी सिंध पुलिस में भर्तियां की जाएंगी। तालीम और रिहायशी सहूलियात के ज़िम्मन में हुकूमत को समरी अरसाल कर दी गई है। रहीम यार खान में ख्वाजा सरा की सालगिरह, DPO ने सख्त हिफाजती इंतजाम का हुक्म दे दिया। स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस, CTD, ट्रैफिक और वायरलेस कंट्रोल रूम इंचार्ज ड्यूटी देंगे। ख्वाजा सरा शीला की 16वीं सालगिरह होने वाली है। तकरीब के लिए पुलिस हाई अलर्ट है। DPO साहब ने सिक्योरिटी के लिए 24 रोज पहले ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DSP और SHO की जेरे निगरानी स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस, CTD, ट्रैफिक और वायरलेस कंट्रोल रूम इंचार्ज ड्यूटियां देंगे। ये एक कमजोर तबका है और इनके प्रोग्राम में मनचले लोग आके इन्हें तंग व परेशान करते हैं, इसलिए इनकी दरख्वास्त पर एक सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया। शीला की सालगिरह 18 अप्रैल को मकामी शादी हॉल में होगी, जिसमें वॉक थ्रू गेट और खुफिया कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। साथी रिपोर्टर इमरान आसिफ के साथ एहसन अंसारी, समा, रहीम यार खान। दूसरी जानिब गोजर खान में पुलिस और ख्वाजा सरा आमने सामने आ गए। साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं पर पुलिस ने डंडे बरसाए तो ख्वाजा सरा मुश्तिल हो गए। पुलिस थाने का दरवाजा खुला छोड़कर भाग निकली। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। गुजर खान में ख्वाजा सरा गुड़िया की सालगिरह। गुज़िश्ता रात पुलिस ने तकरीब पर छापा मारकर रंग में भंग डाल दिया। 6 ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार कर लिया। अपने साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजर खान के ख्वाजा सरा बरादरी इकट्ठी हो गई। थाना गुजर खान के बाहर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने मुजाहिरा करने वाले ख्वाजा सराओं पर डंडे बरसा दिए। 27 ख्वाजा सराओं की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुलिस एहलकार थाने का गेट खुला छोड़कर भाग निकले। मुजाहिरीन ने GT रोड भी बंद कर दी, जिस पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। CPO रावलपिंडी ने मामले का नोटिस लिया तो पुलिस और ख्वाजा सराओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए। पुलिस हुक्काम ने मामले की इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई तो एहतजाज खत्म हुआ। और सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात में भरपूर नकल होती रही, कहीं कोई रोकने वाला नहीं था। वही पहले जैसा हाल। अंदरूनी सिंध मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का रंग बरकरार। वज़ीर तालीम सिंध कराची पर नजर रखने में मसरूफ रहे और सक्खर और घोटकी में नवी जमात का इंग्लिश का पेपर वक्त से पहले आउट हो गया। जैकबाबाद में इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजों पर तो पुलिस तैनात, लेकिन नकल कराने वाले दीवाने फलांग फलांग कर सवालात के जवाबात पहुँचाते रहे। हैदराबाद में इम्तिहानात के दौरान तालिब इल्म मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहे।
लड़काना में तो अनोखा कारनामा हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल ने बहन को छोड़ने आई लड़की को ही इन्विजिलेटर बना दिया। मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी, उसका पेपर था। मैडम ने कहा कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, फिलहाल आप इन्वेस्टिगेशन करें। दादू में चीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। तमाम सवालों के जवाब बआसानी दस्तयाब। ठट्टा में स्कूल की खिड़की के बाहर नकल कराने वालों के डेरे लगे रहे। शिकारपुर में लड़के मोबाइल फोन थामे जवाबात लिखने में मगन रहे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया इस बार भी मुतहरिक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिया। माफिया के कारिंदे स्कूल के बाहर दंदनाते रहे, पुलिस भी ना रोक सकी। पहला पर्चा भी ताखीर से शुरू हुआ। रिपोर्ट करेंगी सोनिया शहजाद। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात या मुश्किलात ही मुश्किलात। फरहाना गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पर्चा 20 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ तो तलबा परेशान हो गए। तो अगर लेट शुरू करेंगे तो टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ, या कहोगे आप लोग? ये मिस कह रही है, हम नहीं बता सकते। नकल माफिया इतना मजबूत हो गया कि व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से ग्रुप तक बना लिया। पूरा पर्चा व्हाट्सएप पर हल करके देते रहे। अगले पर्चे में तलबा मोबाइल फोन साथ लेकर न जाएं, वरना छीन लिए जाएंगे। बोर्ड चेयरमैन को और उनको हिदायत दे दी है कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करें, उसमें मुलविस कौन है। नकल माफिया के लिए शायद दफा 144 की कोई अहमियत ही नहीं। नाजराबाद में गवर्नमेंट SM पब्लिक स्कूल के बाहर नकाब पोश नकल माफिया दंदनाता रहा। नकल माफिया आखिर इतना मजबूत है क्यों? साईं सरकार को सोचना पड़ेगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में खुलेआम नकल। तालीमी बोर्ड सक्खर और हैदराबाद के कंट्रोलर इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड्स ने इम्तिहानात में नकल का नोटिस ले लिया। हैदराबाद के कंट्रोलर मसरूर अहमद जई और सक्खर के नाजिम इम्तिहानात अब्दुल समी को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेप्यूटी कंट्रोलर्स को फौरी तौर पर कंट्रोलर का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ में आने वाली दरार की। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के मीटिंग्स में बैठने पर एतराज उठा दिया। कहा, अदालत ने जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे रखा है। वो सरकारी मीटिंग्स में बैठते हैं तो ऑपोजिशन उंगलियां उठाती है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है कि मेरे भाई सोचिए, जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है। 62(1)(f) अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, न पार्टी के न सरकार के, और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रही हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है कि वो उस बेंच के सरबराह थे जिन्होंने फैसला सुनाया था। जहांगीर तरीन वजीर खारजा के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें काबीना इजलास में वजीर आजम ने बुलाया था। शाह महमूद कुरैशी को शिकायत है तो इमरान खान से राबता करें और कहें कि आप गलत फैसले कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने दावा किया है कि पार्टी के 99% कारकुनान उनके हामी हैं। दुआ है कि शाह साहब को सब्र आ जाए। दो बड़े खिलाड़ियों में इख्तिलाफात, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। जहांगीर तरीन कहते हैं शाह महमूद कुरैशी माजी में भी ऐसी चीजें कर चुके हैं। ये भी बताया कि कभी उनकी जानिब से पहल नहीं हुई। ये धुआंधार किस्म के जो है ना बातें, ये आज की बात नहीं है। ये वक्फे से इस तरह के ये साहब जो हैं ये फरमाते रहते हैं और हमेशा मेरा बड़ा तेजीब से जवाब आता है। जहांगीर तरीन ने कारकुनान की अक्सरियत को अपने मौक़िफ़ का हामी करार दिया और शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म से रुजू करने का मशवरा दिया। साफ किया जाए तो 99% लोग मेरे हक में बोल रहे थे। कुरैशी साहब जो हैं वो जाके इमरान खान से कहें कि आप गलत कह रहे हैं और आप ये नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा लीडर कहता है आप आए काबीना में। अब अगर किसी को इससे तकलीफ होती है तो वो खुद जाके संभालें, इनको मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने वजीर खारजा के लिए दुआ भी की। शाह साहब को अल्लाह करे कि थोड़ा सब्र आए, मैं यही दुआ कर सकता हूँ इनके लिए। PTI के दो अहम रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कौन हार मानेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात, जहांगीर तरीन का पलड़ा भारी। फैसल वावडा, फवाद चौधरी और ओन चौधरी समेत कई बड़े नाम जहांगीर तरीन की हिमायत में बोल पड़े। जहांगीर तरीन कहते हैं वो सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह हैं। अली जैदी बोले दोनों रहनुमाओं ने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था।
जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है कि मेरे भाई सोचिए, जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है। इख्तिलाफात की चिंगारी फिर भड़क उठी। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद पर जहांगीर तरीन का दो टोक जवाब। ट्विटर पैगाम में लिखा कि उनके लीडर सिर्फ इमरान खान हैं और वो उन्हीं को जवाबदेह हैं। कोई अपने जाती मकासद की वजह से कुछ भी कहता फिरे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वजीर अली जैदी ने सूरत हाल पर गैर जानिबदार रहते हुए तबसरा किया। मैं समझता हूं कि अगर कुरैशी साहब ने बात कह दी शायद अवॉइड कर सकते थे, और अगर उन्होंने कह भी दी तो जहांगीर साहब ट्वीट ना करते, वो भी अवॉइड कर सकते थे। पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन की हिमायत कर दी। फवाद चौधरी ने लिखा कि काबीना इजलास में जहांगीर तरीन की शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश पर होती है। अकाबरीन को वजीर आजम की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। फैसल वावडा ने वजाहत की कि जहांगीर तरीन काबीना अरकान के इसरार पर इजलास में शिरकत करते हैं। पार्टी में कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। और चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान को इस वक्त जहांगीर तरीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकारी इजलासों में उनकी शिरकत मुल्क के लिए फायदेमंद और गैर मुतनाज़िया है। और खिलाड़ियों की लड़ाई में बिलावल भुट्टो भी कूद पड़े। इल्जाम लगाया कि दो डिप्टी वजीर आजम आपस में लड़ रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। अवाम दुश्मन हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। वो रत्तू डेरों में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये अवाम दुश्मन हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। डिप्टी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डिप्टी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, पेट्रोल बॉम्ब उड़ा दिया है। अगर गरीब का एहसास है तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? अवाम महंगाई की सुनामी में क्यों डूब रहे हैं? वो वन यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो आपके हुकूक, आपके सूबे के वसाइल छीनना चाहते हैं। वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको मुल्क को चलाना है। हर वक्त अपोजिशन को सिर्फ तनकीद करना नहीं है। अगर कोई 30 नौजवान सियासत में है, हाँ ये खतरा है कि हम उनका जगह ले जाएंगे। बुढ़ापा आता है, किसी में समझते हैं कि हमारा जगह ये लोग ले जाएंगे। शायद ये परेशानी है खान साहब का। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के इख्तिलाफात नए नहीं हैं। माजी में भी दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात में धूप छांव का आलम नजर आता रहा। दोनों रहनुमा साथ मिलकर चलने का आज़म भी करते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के इख्तिलाफात नए नहीं, इख्तिलाफात कम करने का अज़्म भी नया नहीं। इख्तिलाफ दिखाई दे रहा है आपको? कितना दिखाई दे रहा है? 2016 में समा ने दोनों रहनुमाओं को शीरो शकर किया था। हम यहाँ आपके राइट लेफ्ट खड़े होके ही आपको बता सकते हैं, इस तरह है, यूं इकट्ठे हैं और पार्टी इस तरह जुड़ गई है। लेकिन इलेक्शन 2018 में टिकटों की तकसीम पर फिर ताल्लुकात कशीदा हो गए। मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। He is not in the game. जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ था, घर की लड़ाई चौराहे पर नहीं आनी चाहिए। आपस में लड़ाई बंदर आम पे नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में जीत ने फासले कम किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी डेलीगेशन आपके सामने खड़ी है, शाह महमूद साहब खड़े हैं, जारवा मज़ीद साहब हैं, हम सब इकट्ठे थे। रूठने मनाने के सिलसिले के दौरान शाह महमूद कुरैशी के ताज़ा बयान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन तनाज़ा। समा ने वजूहात का पता लगा लिया। मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई रहनुमाओं की लड़ाई में शिद्दत का बायस बना। बाखबर ज़राए के मुताबिक मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब ने कतमान के सीनियर खिलाड़ियों में दूरियां पैदा की। शाह महमूद कुरैशी ग्रुप का मौक़िफ़ है कि PP 218 के ज़िमनी इंतखाब में जहांगीर तरीन ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मुहिम चलाई। PTI उम्मीदवार के खिलाफ जहांगीर तरीन, सिकंदर बोसन, गिलानी और मुस्लिम लीग नून ने गठजोड़ किया। इस बारे में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप ने कुरैशी ग्रुप के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में डाकुओं की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, कांस्टेबल जाम बहक हो गया। मजीद बात करेंगे शिराज बशीर से। शिराज, मामले से आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो अलीपुर के इलाके में पेश आया है, ये गबर आरई का इलाका बताया जा रहा है। यहाँ पर जो मुसल्लह डाकू हैं वो शहरियों से लूट रहे थे, वारदात कर रहे थे गन पॉइंट पर, जिस पर पुलिस को इतला मिली है। पुलिस मोबाइल जैसे ही पहुंची है तो पुलिस मोबाइल को देखते हुए डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग की जद में आके ये पुलिस कांस्टेबल है, उसका बताया जा रहा है कि वो पहले जख्मी हुआ है, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में जो है वो दम तोड़ गया है। उसके बाद इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी जो पहुंच चुकी है, इलाके में घेरा किया हुआ है और जो डाकू है मुसल्लह अफराद उनका पीछा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दरियाई इलाका है। यहाँ पर पहले भी बोसन गैंग और दूसरे जो डाकू हैं वो पनाह लेते थे। इसमें पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलाके में मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है। शिराज बशीर, आपका शुक्रिया। और इंजीनियरिंग पढ़ी, ना कोई डिग्री, पाकपतन में 8वीं पास नौजवान ने तैयारा बना डाला मगर उड़ा ना सका। सड़क पर लाया तो पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। अमजद खान की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन का 8 जमात पास बासलाहियत रेडी बान फैयाज 2 साल की मेहनत और तमाम जमा पूंजी दाव पर लगाकर छोटा सा जहाज बनाने में कामयाब हुआ। तजर्बाती परवाज के लिए फैयाज जहाज को जैसे ही सड़क पर लाया तो पुलिस ने धर लिया। मैंने सर एक जहाज बनाया अपनी मेहनत से, थोड़ा बहुत पैसे जमा करके दिन रात मेहनत करता रहा, तो सर उसको मैंने बना लिया। तो जब सर अभी बन गया है तो सर बजाय इसके कि मुझे सर को थोड़ा सपोर्ट की जाती, सर मेरे को FIR करा दी गई है। ASI की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैयाज ने बगैर हुकूमती इजाज़त तैयारा बनाया और गाँव के करीब उड़ाता रहा, जबकि सिविल एविएशन की इजाज़त के बगैर जहाज़ उड़ाना गैर कानूनी है। कि ये अगर किसी जगह पर भी इस जहाज़ को उड़ा के लेके जाता तो एक तो ये क्वालिफाइड नहीं है उस जहाज़ को उड़ाने के लिए, दूसरा इसके पास कोई सेफ्टी मेजर्स, कोई पैराशूट मौजूद नहीं था, और अगर किसी जगह पर खुदा न खास्ता इसकी क्रैश लैंडिंग होती तो ये आबादी में भी किसी जगह जानी और माली नुकसान का बाइस बन सकता था। पुलिस ने नौजवान को मकामी अदालत में पेश किया, जहां उसे 3000 रुपए जुर्माने की अदायगी के बाद रिहा कर दिया गया। अमजद खान, समा, पाकपतन। और मारूफ फनकार फखरे आलम तैयारा बनाने वाले नौजवान के हक में बोल पड़े, कहा ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, ये लम्हा फिक्रिया है पूरे मुल्क के लिए कि हम लोग बजाय इसके के इजाद को, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को अपनाने के उसको इस तरीके से डिस्करेज करते हैं। मेहनत कश आदमी, उसको जो मटेरियल्स अवेलेबल थे उसने उनको इस्तेमाल करते हुए एक जहाज बना लिया। मैं मोहम्मद फयाज से इंशाल्लाह जाके मिलूंगा भी पाकपतन में, और अगर उसका जहाज उस वक्त उड़ रहा हो, सर्टिफाइड हो, तो मैं उसके साथ उस जहाज में, मेरा ख्याल है सिंगल सीटर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद उड़ाऊं अगर इजाजत मिल जाए। तो जनाब, आपने अंडे वाले बर्गर के शौकीन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारी कौमी टीम के खिलाड़ियों को मोहब्बत है अंडे वाली गेंदों या डॉट बॉल से। यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 127 अंडे वाली बॉलें खेली, दूसरे वनडे में 134 अंडे वाली बॉलें खेली। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नसीब में ये बॉलें आई। तीसरे वनडे में शाहीनों ने 25 ओवर से ज्यादा यानी 152 अंडे वाली बॉलें मजे लेकर खेली। चौथे वनडे में ग्रीन शर्ट्स के नसीब में 133 अंडे वाली बॉलें आई। पांचवें वनडे में टीम को 327 रन का हदफ मिला, जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने 114 अंडे वाली बॉलें खेली। यूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज में हमारी कौमी टीम ने 1468 में से 660 अंडे वाली बॉलें खेली, जो कुल मिलाकर 110 ओवर्स के बराबर रही। वेलकम बैक। वजीर खजाना असद उमर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद में स्टेट बैंक की तकरीब से खिताब में बोले, मौजूदा बैरूनी अदायगियों का बहरान माजी से कहीं ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद महंगाई 2008 और 2018 से कम है। पेट्रोलियम की जो अगर चेंज है वो तो IMF के एग्रीमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी, डोगरा ने कहा कि जी टैक्स रेट के मुताबिक जो है 11 रुपए कुछ कीमत बढ़ जानी चाहिए। उसका पूरा बोझ हम आवाम के ऊपर नहीं डालना चाहते थे। जो GST है पहले 8 महीने में इस 10.7% के करीब औसतन रहा है, जबकि वो पिछले साल 17% के करीब था। हमने 6 रुपए सिर्फ बढ़ाई, तो कैसे बढ़ाई? हमने अपना टैक्स कम कर दिया।
इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मईशत को जब उस दाने पे ले जाया जाता है, बिल्कुल बैंकरप्सी के दाने पे जाके खड़ी हो जाए, जब वहाँ से निकला जाता है तो उसमें हमेशा जो इकदामात लिए जाते हैं उससे महंगाई होती है। जो इस दफा का बहरान था 2013, उसका अशर अशीर भी नहीं था उस बहरान का। आप उनकी हुकूमत आने के 6-8 महीने के बाद के इन्फ्लेशन के नंबर देख लें और हमारे अपराध दर के नंबर देख लें, हमारे आज कम है। तब्दीली आ गई है और साथ ही महंगाई भी 5 साल की इंतहाई हद पर पहुंच गई है। पिछले मार्च से इस साल मार्च तक लाल टमाटर 3 गुना महंगे यानी 100 रुपए किलो बिकने लगे। 300 रुपए किलो पर हरी मिर्च ने भी आवाम को खूब मिर्चें लगाई। बाकी कसर सुर्ख मिर्च ने पूरी कर दी, जो 27 रुपए महंगी होकर 420 रुपए किलो पर आ गई। छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त भी पीछे ना रहा, 12 और 14% महंगा हुआ। मुर्गी का तो क्या ही जिक्र करें, प्याज 16% और चीनी के दाम 18% ऊपर गए। महंगाई ने कमवारों को भी ना छोड़ा। सोना 21% महंगा हुआ तो शादी का खर्च भी बढ़ गया। घर बनाना भी महंगा हुआ क्योंकि सीमेंट की बोरी जो 14% महंगी हो गई है। ट्रेन महंगाई में दुगने इजाफे के साथ बस और जहाज को पीछे छोड़ गई है। बस किराया 47% बढ़ा। एक साल में कारें भी 25% महंगी हुई, मगर इनकी खरीदारी में कोई खास कमी नहीं आई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म कर रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कीमतें बढ़ाने पर तब्दीली सरकार से जवाब मांग लिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं महंगाई ने अवाम का तेल जरूर निकाल दिया। गैस की कीमतों में इजाफा है, जो बिजली की कीमत में इजाफा है, जो अफराद ज़र में इजाफा होता जा रहा है, इस पर कौमी असम्बली के अंदर एक बहस हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। 8 महीने के अंदर जिस तरह इस हुकूमत ने अवाम पर बोझ डाला है, उसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह अवाम को इससे बचाया जा सकता है। कराची की साहिली पट्टी से तेल तो नहीं निकला, पाकिस्तान की सारी आवाम का तेल निकल चुका है। आज पाकिस्तान के हर शख्स की चीख निकल चुकी है। परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश ना हुए तो हक़ दिफा खो बैठेंगे। 342 का बयान भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में बड़ा फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बहुत हो गया, 2 मई को ना आए तो हक़ दिफा रहेगा, ना ही कोई दरखास्त काम आएगी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 1 माह की आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया है कि मुशर्रफ 2 मई को पेश न हुए तो इनकी कोई सच्ची झूठी मेडिकल रिपोर्ट या दरखास्त काबिल कबूल नहीं होगी। साबिक सदर आ जाएं तो उन्हें तमाम बुनियादी हकूक मिलेंगे। दूसरी अदालत को इस्तगासा की दलाइल सुनकर रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला सुनाने का हुक्म। समाअत के दौरान वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि मुशर्रफ वापस आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो हम जाती जमानत नहीं दे सकता कि वो वापस आएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत खुद केस को बंद गली में लेकर गई। संगीन गद्दारी कोई मामूली जुर्म नहीं, मुलजम जानबूझकर पेश न हो तो उसको फायदा नहीं उठाने दे सकते। कुछ अरसा घर में बावर्ची बनकर खाना बनाया, 2 माह बाद उसी घर वालों को चूना लगाया। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिमीन के रूप में चोरों का 6 रुकनी गैंग पकड़ा गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। होशियार खबरदार, बावर्ची या कोई दूसरा घरेलू मुलाजिम रखने से पहले 100 बार तसल्ली कर लें, वरना ये पहले खाना बनाएंगे, बाद में आपको मामू। वफाकी पुलिस ने घरेलू मुलाजिम बनकर शहरियों को लूटने वाला 6 रुकनी गिरोह पकड़ लिया। मुलजमान का तरीका वारदात भी सुन लीजिए। इस्लामाबाद के बड़े घरों के अंदर कुकिंग का काम करते हैं। ये सारे बेसिकली कुक हैं। काम 2 महीने बाद छोड़ के 2 से 3 महीने बाद उसी घर में वारदात करते हैं। पुलिस ने ऐसे वारदातियों से महफूज रहने का तरीका भी तजवीज कर दिया। जब भी किसी कुक या दीगर कोई मुलाजिम अपने घर में रखते हैं तो पुलिस से लाजमी वेरिफिकेशन करवाएं। पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्जमान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान के दीगर साथियों की तलाश भी जारी है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ नूरुल अमीन दानिश, सामा, इस्लामाबाद।
दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने हसास इदारों की मुआवनत से जाली खुफिया एजेंसी के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट में देखिए तफसीलात। जाली खुफिया एजेंसियां बनाकर भर्ती करने वाले जालसाज कानून के शिकंजे में आ गए। जालसाज गिरोह ने एंटी क्राइम इन्वेस्टिगेटिव सर्विस के नाम से जाली एजेंसी बनाई, सादा लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती किया, उन्हें शनाख्ती कार्ड दिए और किसी भी सरकारी इदारे में तफ्तीश की इजाजत का झांसा दिया। अपने इस मकरूह धंधे को खुफिया रखने के लिए इन्होंने उन शहरियों को ये कहा कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको तमाम लोगों से खुफिया रखना है और किसी को भी इस बाबत इतला नहीं देनी। गिरफ्तार मुल्जमान अब तक 22 शहरियों से लाखों रुपए बटोर चुके हैं। मुल्जमान के कब्जे से लैपटॉप, हसास इदारों और मीडिया के जाली कार्ड समेत सरकारी जाली लेटर हेड्स भी बरामद किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेटर उसके लिए 1 लाख रुपया दिया, इसी तरह एक और कैंडिडेट के लिए 1 लाख और प्रमोशन भी इन्होंने कही कि जी आपकी प्रमोशन हो जाएगी तो आप जो है वो और कैंडिडेट तो 2 लाख रुपया और दिए, उसके मेरे पास सबूत मौजूद है। गिरोह के 4 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि 3 की तलाश जारी है। मुल्जमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि सुपर मॉडल अयान अली की मुश्किलात में इजाफा। करेंसी स्मगलिंग केस में कस्टम्स अदालत ने कराची में वाक़ फ्लैट नीलाम करके रकम सरकारी खजाने में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। करेंसी स्मगलिंग केस में मुलव्विस अयान अली का कराची में वाक़ फ्लैट बहक के सरकार जब्त कर लिया गया। कस्टम्स प्रोसिक्यूटर अमीन फिरोज ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कस्टम्स की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने फ्लैट को बहक के सरकार जब्तगी के बाद उसकी नीलामी के अहकाम जारी कर दिए। फ्लैट की नीलामी से हासिल होने वाली आमदनी को सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। और सतह समंदर से 9200 फीट बुलंद मकाम मालम जब्बा में स्कीइंग गाला की रंगारंग तकरीबात खत्म हो गई। आखिरी रोज पश्तो गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया तो शुरका झूम उठे। मालम जब्बा की हसीन वादी, जहां सजा 3 रोजा स्की का मेला, बर्फ पर बिखरे खूबसूरत रंग। स्कीइंग के मुकाबलों में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। सलालम, जायंट सलालम और डाउन हिल के मुकाबले हुए तो फलक सैर की टीम ने मेला लूट लिया। इलम की टीम दूसरी और केटू की टीम तीसरी पोजीशन पर रही और हमारी टीम ने फर्स्ट पोजीशन लिया। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बर्फानी सरगर्मियों के साथ साथ तकरीब के इख्तिताम पर महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। जिला नायब नाजिम स्वात ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बर्फपोश वादी में बर्फीली खेल स्कीइंग का मेला सजा। खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए तो सयाह भी खूब महसूस होते रहे। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शाहबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। खबरों की डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।